हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे डी ब्लॉक। कौन सा है? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक जो कि 5 मार्क्स का यूनिट है। कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का एक यूनिट है। और डी ब्लॉक के अंदर 4 सीरीज हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डी ब्लॉक है क्या। पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक हैं। सबसे पहले एस ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, फिर है पी ब्लॉक एंड लास्ट में है एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक जो कि हमारा यूनिट है 5 मार्क्स का, ये हम कर रहे हैं। एस ब्लॉक जिसमें फर्स्ट और सेकंड ग्रुप प्रेजेंट है। डी ब्लॉक में 3 to 12 ग्रुप प्रेजेंट है। पी ब्लॉक में 13 to 18 ग्रुप प्रेजेंट है। और एफ ब्लॉक में लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड की 2 सीरीज हैं। तो 4 ब्लॉक हैं। एस ब्लॉक जो कि हमने +1 में स्टडी किया था। पी ब्लॉक जो +2 में स्टडी कर लिया है। और डी ब्लॉक जो कि अब हम करेंगे डी ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक। तो सबसे पहले डी ब्लॉक जो कि 3 to 12 ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है और इसको हम हॉरिजॉन्टली स्टडी करते हैं, मींस ग्रुप वाइज स्टडी नहीं करते, सीरीज वाइज स्टडी करते हैं। डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक के अंदर 4 सीरीज हैं। फर्स्ट वन इज 3D सीरीज, सेकंड 4D, थर्ड 5D और फोर्थ 6D सीरीज। अगर हम बात करें 3D सीरीज की जो सबसे टॉप पे है, तो 3D सीरीज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं? 3D सीरीज जो 21 से लेके 30 तक होती है। मींस जो 3D सीरीज है वो कहां से कहां तक? 21 to 30। 40 सीरीज 39 to 48। 5D सीरीज 57 और 72 to 80। 60, 89 और 104 to 1112। ये 4 सीरीज हैं जिनकी हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है 3D सीरीज जो 21 से लेके 30 तक है। तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन है? स्कैंडियम, सेकंड टिटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। मीन्स 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 30। बात करें इस सीरीज की तो इसके लिए आप एक लर्निंग ट्रिक भी यूज कर सकते हो। स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज के लिए सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। ये कोई लर्निंग ट्रिक है और जो आपको इजी लगे आप उसी मेथड से इसको याद रख सकते हो। स्कैंडियम, टिटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। 4D सीरीज की बात करें तो 4D सीरीज में जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं, इटीरियम, ये जारा, नाबीबाना,
मैरिज में तेरी रो रो पुकारेगी आज इसे चांदनी। इटीरबियम, जिरकोनियम, नवेबियम, मोलिब्डेनम, टाइटेनियम, रुथेनियम, रेनियम, प्लैटिनम, सिल्वर और कैडमियम। तो ये कुछ लर्निंग ट्रिक था। ये जारा ना बीवाना, मैरिज में तेरी रो रो पुकारेगी आज इसे चांदनी। बात करें इसका एटॉमिक नंबर की तो 21। देखो आपने मैजिक नंबर क्या होगा, 2 8 8 18 18 32 32। तो 21 प्लस 18 39 40 41 42 43 44 5 6 7 and 48 मीन्स 30 प्लस 18 क्या है 48। 5D सीरीज की बात करें तो 5D का जो फर्स्ट एलिमेंट है कौन है, लेंथेनम। कौन है, लेंथेनम मीन्स 39 प्लस 18 57। ये इसका एटॉमिक नंबर होगा। और 57 के बाद में कौन है, 72 मीन्स इसके अंदर जो होते हैं वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, मीन्स एफ ब्लॉक के 14 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। उससे पहले लेंथेनम का सेकंड मेंबर कौन सा होगा, ला हफ्ता। हफ्ता वरना रह उस इरिटेटिंग पोपट के साथ और ओजा पागल मीन्स लेंथेनम, हफेनियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रुथेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड और मरकरी। बात करें इसके एटॉमिक नंबर की 72 73 4 5 6 7 8 9 और 80। नेक्स्ट है 6D जो कि 89 एक्टेनियम से स्टार्ट होगी और 12 तक चलेगी। बट ये सीरीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो एक्सेप्शनल केस हैं वो मेनली 3 के अंदर हैं, उसी में नोट कर लें। तो हम 3 ही सीरीज इसमें उतारे हैं। सेकंड अगर हम बात करें डी ब्लॉक जो एलिमेंट हैं उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको हम ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये S और P के बीच में होते हैं। मींस S की जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है P से, क्योंकि S मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है और P के जो ग्रुप है वो नॉन मेटेलिक होते हैं। मींस S और P की प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, डिफरेंट है। ये इसको ट्रांजिशन करते हैं, इसीलिए बीच के जो हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। और क्यों कहते हैं, दूसरा डी ब्लॉक के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक के अंदर जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट। बात करें अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन की तो क्या होगी, n-1 d 0 to 10 ns2 और 0 to 2 मीन्स अगर s ऑर्बिटल 4 है तो d कौन सा होगा, 3 होगा। एग्जांपल हम करते हैं स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन से, तो स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d1 4s2, टिटेनियम की 3d2 4s2, वनेडियम
3d3 4s2, क्रोमियम 3d5 4s1 जो कि एक एक्सेप्शनल केस है, मैग्नीज 3d5 4s2, 3d5 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d9 4s2 और यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन केस आएगा, ये होएगा 3d10 4s1 और इसकी भी क्या होएगी 3d10 4s2। तो फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज है, हम इनको ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। जो 3D सीरीज है वो क्या होती है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 4D सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, 5D थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। तो थर्ड जो 3D है मींस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, तो उस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर दो एक्सेप्शनल केस है, क्रोमियम और कोबाल्ट के। बात करें अगर सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज या 4D सीरीज की, तो इसमें क्या था 3D1 मींस D में एक कम होता है S से, S 4S है बट D क्या है 3 है। इसमें क्या होएगा 4D1 और 5S2, 4D2 5S2, 4D4 5S1, 4D5 5S1, 4D6 5S1, 4D7 5S1, 4D8 5S1, 4D10 5S0, 4D10 5S1, 4D10 5S2। ये कुछ इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन जो हमारे एक्सेप्शनल केस हैं वो इन तीन के इर्द गिर्द घूमेंगे, तो वो भी नोट कर लें। 46 प्लेडियम, सिल्वर और कैडमियम। और इसके अंदर भी टोटली इसमें भी क्या होएगा, लेंथनम में 5D1 6S2, बट यहां पे 4F की फीलिंग हो जाएगी, 4F14 5D2 6S2 मींस F ऑर्बिटल यहां पे फिलअप होगा, लेकिन यहां पे भी इस तीन के इर्द गिर्द हमारे क्या है घूमते हैं, जो भी एक्सेप्शनल केस है। क्या होगा इसका 5D9 6S1 4F14, यहां पे 5D10 6S1 4F14 और मरकरी है 4F14 5D10 6S2। तो इसकी कुछ जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, नोट कर लें। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी प्रॉपर्टीज हम इसकी स्टडी करेंगे वो इसी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करने वाली है। और वैसे भी एग्जाम के अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन आपसे पुट की जाएगी, और कैसे पुट होगी वो भी नोट कर लें। फॉर एग्जाम्पल जैसे आयरन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 26 है, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो कितनी थी 3D6 4S2। बट एग्जाम में जो कॉन्फ़िगरेशन आ सकती है लाइक Fe पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव, तो आपने पॉजिटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन को लूज करना है। और फर्स्टली जो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे वो कहां से होंगे, s ऑर्बिटल से, क्योंकि s ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो d से क्या है लेस है। मीन्स इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग है वो पहले s में होगी, और इलेक्ट्रॉन जो लूज होगा वो भी कहां से होगा s से होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन आपको लूज करना है, इट मीन्स इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है 3D6 4S1। दूसरा Fe2 पॉजिटिव की बात करें
तो Fe2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने, 2, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3d6। और होता है Fe3 पॉजिटिव मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो S से और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा D से, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3d5, इसकी क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में ये ऑक्सीडेशन स्टेट के रूप में मिलेगी हमें 3d4 Fe3 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव या किसी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन को आपने लूज करना है और लूज इस वे में करना है कि सबसे पहले जिसमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी, और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की फीलिंग किसमें होती है s ऑर्बिटल में, तो रिमूव भी कहां से होंगे s ऑर्बिटल से होंगे, तो ये आप नोट कर लें। दूसरा सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो एग्जाम के अंदर और हर एक रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको बतानी होगी, वो है ट्रांजिशंस एलिमेंट या ट्रांजिशंस मेटल होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्वेश्चन है वो 101% आप अपनी आंसर शीट पे मींस एग्जाम के अंदर आप इसको लिखोगे, क्योंकि इससे रिलेटेड, क्योंकि डी ब्लॉक है और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन होता है तो उसके अंदर सबसे पहले आप ये डेफिनेशन बताओगे कि एक्चुअल में ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो फुल ऑन इंपोर्टेंट है। Transition elements are those element which have incompletely d orbital। जो d orbital है वो completely filled नहीं होगा, मीन्स उसमें 1 to 9 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे in their ground state और in their excited state या ऑक्सीडेशन स्टेट। मींस ग्राउंड स्टेट में और ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इसमें अगर इलेक्ट्रॉन 1 to 9 प्रेजेंट है, इट मींस वो क्या होंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर आपके सामने कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी जाती है जिसके अंदर डी ब्लॉक के अंदर 1 to 9 मींस वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, 1 to 9 डी ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन देयर ग्राउंड स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मींस अगर हमने ये जो कॉन्फ़िगरेशन की थी ये किस स्टेट में थी ग्राउंड स्टेट में, बट ये जो थी वो किस स्टेट में है ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मींस यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 पॉजिटिव, यहाँ पे 2 पॉजिटिव, यहाँ पे 3 पॉजिटिव। तो ग्राउंड स्टेट में और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों के अंदर यहाँ पे D जो है वो फुल्ली फिल्ड नहीं है, इसीलिए Fe को हम क्या बोल देंगे कि ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। क्लियर है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट विच हैव इनकम्प्लीटली d ऑर्बिटल। जो d ऑर्बिटल है वो क्या होगा इनकम्प्लीटली फिल्ड इन दियर ग्राउंड स्टेट और इन दियर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसको हम क्या बोल देंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल देंगे। और ट्रांजिशन एलिमेंट में 4 सीरीज हैं जिसको हम ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं, एंड द फर्स्ट वन इज 3D सीरीज। 3D is always on top positions starting with 21 to 30 मीन्स इसके अंदर 21 से लेके 30 तक एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। और जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं एलिमेंट है वो कौन है स्कैंडियम, टिटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम। और इसका जो लर्निंग ट्रिक था वो भी मैंने आपको बता दिया, इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी वो भी नोट कर लें। एंड देन 4D के अंदर भी 39 to 48 और 5D मींस जिस जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है 57 फिर 72 to 80 मींस इसके बीच में जो 14 एलिमेंट्स हैं वो F ब्लॉक 4F के होते हैं, जो कि F ब्लॉक जिसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम उसको बात करेंगे कि F ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। और ये 72 to 80 होते हैं। और इसके अंदर जो 3 एलिमेंट है काफी इंपॉर्टेंट है जहां पे एक्सेप्शनल केस आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो आप इसको याद रखें ताकि एग्जाम के अंदर आप इसको इजीली कर सकें। दूसरा
इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इनके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो भी आप साथ के साथ नोटबुक पे नोट कर लें कि इनमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मींस अगर हम 21 की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो जो d ऑर्बिटल है, d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो नोट करें। d के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन, और इधर s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, पेयर्ड है, बट ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या है अभी, अनपेयर्ड है। और अगर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो मींस जो स्कैंडियम है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1। अगर हम बात करें इसकी तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4s फुल्ली फिल्ड है, बट d में कितने हैं 2। इट मींस दोनों के दोनों क्या हैं, अनपेयर्ड है। ये 3d3, इसमें अनपेयर्ड 3। ये कॉन्फ़िगरेशन जो कि मैं पहले ही बोल रहा हूं एक्सेप्शनल केस है, क्यों है हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं इसको। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी थी 3d3 से 3d4, बट हुई क्या है 3d5 4s1। मींस इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे आ गया, d में। क्यों आया, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी लगभग सेम है, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आया तो ये फॉर्म हो गया हाफ फील्ड। ये क्या हो गया, हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, और इसीलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d4 4s2 ना होके क्या होगी 3d5 4s1, जो कि 3d4 4s2 से स्टेबल है, क्योंकि ये हाफ फील्ड होते हैं। और इसके अंदर अगर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 एंड 1 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आप सभी के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओगे, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें 0 है। यहां पे देखिएगा 3d8 के बाद में क्या है 3d10। मींस इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो 3d8 4s 3d9 4s2 होनी थी। मींस 3d8 के बाद में 3d10 नहीं 3d9 होना था, बट ये क्या होगी 3d9 से क्या होगी 3d10 4s1, क्योंकि यहाँ पे d जो ऑर्बिटल है वो क्या हो गया, फुल्ली फिल्ड हो गया। और फुल्ली फिल्ड इज मोर स्टेबल देन 3d9 4s2, और इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी के कारण इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d9 4s1 ना होके 3d9 4s2 ना होके क्या होगी 3d10 4s1, क्योंकि ये हाफ फील्ड है और ये क्या होता है फुल्ली फील्ड होता है। इसीलिए इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होती है, चेंज होती है, स्टेबल होती है, और ये एक्सेप्शनल केस भी शो करेंगे। तो सबसे पहले आपने इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता दिए हैं, कैसे ये हमने मिले हैं, ये इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आप कर सकते हो। ये 3 सीरीज आपने नोट किए, इन तीनों सीरीज में कितने कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपने नोट करने हैं। क्लियर है? उसके बाद में अगर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट, जो कि हमने बोला है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें डी ब्लॉक इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है इन द ग्राउंड स्टेट और इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। बट अगर हम बात करें जिंक, कैडमियम और मरकरी की, तो यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल है वो क्या है, फुल्ली फिल्ड है, और इनकी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या है, 0 है। और फिर भी ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर ले, एग्जाम के अंदर काफी बार ये पुट हो चुका है कि जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर फुल्ली फिल्ड इन नेचर बट रिगार्डेड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। व्हाई? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, या डी ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड नहीं होगा। बट जिंक, कैडमियम, मरकरी क्या है, फुल्ली फिल्ड है। फिर भी हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि ये अगर अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, मींस इन ऑक्सीडेशन स्टेट,
तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके इसका जो डी ऑर्बिटल है वो क्या हो सकता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो सकता है, या कह सकते हैं इसमें भी अनपेड के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर फुल्ली फिल्ड इन नेचर बट देयर केमिकल प्रॉपर्टी, their other chemical property are similar to transition elements. So zinc, cadmium and mercury are regarded as a transition element. तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें। जिंक, कैडमियम, मरकरी की जो दूसरी प्रॉपर्टीज हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट के सिमिलर होती हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये अनपेड इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, इसीलिए भी ये क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। क्लियर है। दूसरा, इसकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी, सो इंपॉर्टेंट, इट्स सो इंपॉर्टेंट बिकॉज हैव एक्सेप्शनल केस, इसके अंदर काफी ज्यादा एक्सेप्शनल केस हैं और इसीलिए मैंने तीनों सीरीज आपको बता दी है। इसमें कौन कौन से एक्सेप्शनल केस हैं वो नोट करें। फर्स्ट जो एक्सेप्शनल केस है वो भी नोट कर लें, और वो डिपेंड करेगा पहली एटॉमिक प्रॉपर्टीज पे। फर्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टीज है एटॉमिक रेडियस। पहली प्रॉपर्टी क्या है, एटॉमिक रेडियस। नोट करें क्या कहती है एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट एटॉमिक रेडियस, जैसा कि हमें पता है कि अगर हम किसी सीरीज के अंदर लेफ्ट टू राइट टर्न करते हैं तो जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। बट यहां पे कुछ एक्सेप्शनल केस है, नोट कीजिएगा। ये एक न्यूक्लियस है जिसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, और पहले जो सेल है वो कौन सी सेल है, डी सेल है। पहले सेल जो कौन सी है वो कौन सी है, डी सेल है। दूसरी जो यहां पे सेल है वो कौन सी है, एस सेल है। और सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है वो किसमें होती है, एस में। कितने इलेक्ट्रॉन, 2। पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाते हैं, एस में, और कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले एस में गए हैं तो थर्ड इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो कहां पे जाएगा, डी में। अब क्या होगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लें कि ये न्यूक्लियस है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मींस इन दोनों में क्या है, अट्रैक्शन है। बट ये जो डी का इलेक्ट्रॉन है ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। और इनका जो साइज है वो इस अट्रैक्शन और इस रिपल्शन पे डिपेंड करता है, जिसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो डी ऑर्बिटल की अगर शील्डिंग ज्यादा हो रही है, ये स्क्रीनिंग ज्यादा कर रहा है, तो ऊपर वाले की जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियर और इसकी वो कम हो जाएगी। अगर वो कम होगी तो साइज बढ़ेगा। अगर इस 4s की अट्रैक्शन इस 3d के रिपल्सन से ज्यादा है तो साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। अब देखिएगा d के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, बट s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। फिर d में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और s में कितने, 2। क्वेश्चन ये उठता है कि 3d की अट्रैक्शन ज्यादा होगी, 3d की रिपल्सन ज्यादा होगी, या 4s की अट्रैक्शन। इसको हम कहते हैं कि शील्डिंग ज्यादा होगी, क्योंकि 3d क्या कर रहा है, शील्ड कर रहा है। शील्डिंग ज्यादा होगी, या जो 4s की अट्रैक्शन है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसके ऊपर डिपेंड करेगा साइज। हम स्कैंडियम से जब मैग्नीज तक जाते हैं, स्कैंडियम से जब मैग्नीज तक जाएंगे तो साइज जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा।
साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पे जो 4s ऑर्बिटल है, 4s ऑर्बिटल की अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है देन दिस शील्डिंग। 4s की जो अट्रैक्शन है वो शील्डिंग से क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, क्योंकि यहां पे साथ के साथ न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। अगर हम देखें न्यूक्लियर चार्ज मींस न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन हैं, और जैसे जैसे एक एक एलिमेंट बढ़ रहा है, एक एक प्रोटॉन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मींस न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। और न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, आउटर मोस्ट सेल को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण साइज क्या होता है, डिक्रीज। बट जो 3D वाले हैं, जो 4s को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, और अगर इसकी रिपल्सन ज्यादा होगी इस अट्रैक्शन से, तो ये 4s को और रिपेल कर देगा, जिसके कारण साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहां तक क्या हुआ कि जो 4s की अट्रैक्शन थी वो ज्यादा थी देन शील्डिंग इफेक्ट। बट आगे क्या होगा, f ऑर्बिटल से निकल तक, सॉरी आयरन से निकल तक, Fe से निकल तक जो साइज है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, सेम रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे और इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि एलिमेंट बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन भी और आएंगे, न्यूक्लियर चार्ज भी और आएगा। तो इस दौरान इन तीन एलिमेंट में क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो s ऑर्बिटल और न्यूक्लियस के बीच में हो रही थी, और रिपल्सन जो 3D और 4s के बीच में हो रही थी, वो इक्वल होगी। मींस अट्रैक्शन 4s की और जो शील्डिंग इफेक्ट था वो क्या होगा, सेम होगा। इसलिए इन तीनों एलिमेंट का जो साइज होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। मींस जो 4s मींस न्यूक्लियर चार्ज के कारण, न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्टिव, इसको जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं, और इसके कारण क्या हो रही थी, ज्यादा अट्रैक्शन हो रही थी। बट शील्डिंग के कारण क्या हो रही थी, रिपल्सन हो रही थी। दोनों अगर इक्वल है तो साइज भी क्या होगा, सेम होगा। बट इसके बाद में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे। डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10। अगर D में इलेक्ट्रॉन 10 है और S में इलेक्ट्रॉन 1 है, तो मींस ये शील्डिंग जो है वो ज्यादा होगी देन जेड इफेक्टिव। तो क्या होगा, जो साइज है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। मीन जो शील्डिंग अगर ज्यादा हो रही है, D ऑर्बिटल S को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है, तो जो साइज है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। मींस कॉपर और जिंक का साइज क्या हो जाएगा, एकदम से इंक्रीज। क्यों होगा, वो डिपेंड करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे और किस पे, शील्डिंग इफेक्ट पे। यहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रेफर कर रहा था शील्डिंग इफेक्ट से, इसलिए साइज डिक्रीज हो रहा था। बट यहां पे शील्डिंग इफेक्ट और जो जेड इफेक्टिव चार्ज था वो क्या था, सेम था, इसीलिए जो इनका साइज था वो भी सेम था। बट यहां पे शील्डिंग इफेक्ट प्रेफर कर रहा था, इसलिए साइज एकदम से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, नोट कर ले। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज नहीं होता, क्या होता है, पहले डिक्रीज होता है, फिर सेम रहता है, और फिर एकदम से क्या होगा, इंक्रीज होगा। यही 4D और 5D सीरीज के अंदर होगा। आप नोट कर लें इसका क्या क्या साइज है। अब अगर हम बात करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कहां से कहां तक, 3D से 4D, 4D से 5D। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो साइज है वो क्या होता है, इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल। मींस जब 3D से 4D पे जाएंगे तो जो साइज है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 3D से 4D पे गए, एक सेल ऐड होगी, और सेल अगर ऐड होगी तो साइज भी क्या होगा, इंक्रीज। बट जब हम 4D से 5D पे गए तो जो साइज था 4D और 5D का वो क्या था, सिमिलर था। मींस
4D और 5D दोनों का जो साइज है वो क्या है, सेम है। क्यों होता है ये सेम, और इसको क्या कहते हैं, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें। मींस जब हम 3D से 4D पे जाएंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज। बट जब हम 4D से 5D पे जाते हैं तो जो साइज है वो क्या रहता है, सेम रहता है। क्यों रहता है, नोट कर लें। न्यूक्लियस था हमारे पास एक फर्स्ट जो सेल है, देखो 4D से जब हम 5D पे गए तो 5D के अंदर इस 57 लैंथेनम को छोड़ दें, इसका साइज इंक्रीज हो रहा है, नोट कर लें। यूटेरियम से लैंथेनम का जो साइज है वो बड़ा है, क्योंकि इसमें f ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। लैंथेनम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 5d1 6s2, इसकी 4d1 5s2, इसमें f ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। बट इसके बाद में आता अफेनियम, जिसके अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आती, 4f14 5d2 6s2। मींस इसमें एक f ऑर्बिटल ने टेक पार्ट कर लिया, यहां पे f ऑर्बिटल एंटर कर गया। मींस अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो सेल होगी अब यहां पे किसकी है, 4f की है। 4f के बाद में 5d और सबसे लास्ट में किसकी होगी, 6s की। किसकी होगी, 6s की होगी। ये पूरी सेल बना सकते हो। तो इसके अंदर क्या होगा कि 4f, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए, 14। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए भाई, 14 प्रेजेंट हो गए। बट क्या होगा कि जो s ऑर्बिटल और न्यूक्लियस उनके बीच में क्या हो रही थी, अट्रैक्शन हो रही थी, और जिसके कारण साइज क्या हो रहा था, स्मॉल। बट हम बात कर रहे हैं टॉप टू बॉटम की, मतलब टॉप टू बॉटम एक सेल इंक्रीज हुई है तो साइज इंक्रीज होना था। बट यहां से यहां तक ये पूरा जो साइज है वो लगभग क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। क्यों है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो नोट कर लें। जो 4f ऑर्बिटल है उसकी जो शील्डिंग होती है वो सबसे कम होती है, मींस पुअर शील्डिंग होती है। सबसे ज्यादा जो शील्डिंग होती है वो किसकी होती है, s ऑर्बिटल की, फिर किसकी होती है, p की, फिर किसकी होती है, d की, और फिर किसकी होती है, f की होती है। किसकी होती है, f की होती है। मींस जो f ऑर्बिटल है उसकी जो शील्डिंग है वो क्या होती है, पुअर होती है। क्या होती है, वो पुअर होती है। मींस इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इसके कारण जो रिपल्सन हो रही थी यहां पे, जिसके कारण रिपल्सन के कारण साइज क्या हो गया था, इक्वल, फिर साइज क्या हो गया था, बड़ा। मींस डी ऑर्बिटल क्या कर रहा था, शील्ड कर रहा था, एस को ऊपर भेज रहा था। लेकिन यहां पे एफ की जो शील्डिंग है वो क्या होती है, पुअर होती है। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, जो एफ के इलेक्ट्रॉन है जो इसको रिपेल करने थे वो रिपेल नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जो एफ ऑर्बिटल है उसकी शील्डिंग क्या होगी, पुअर होगी, जिसके कारण क्या होगा, जो ये न्यूक्लियर चार्ज है एक एक इलेक्ट्रॉन करके बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ये जो एस ऑर्बिटल है उसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगी तो साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। दोबारा सुनिएगा, एफ ऑर्बिटल जिसने क्या कर ली, जिसकी जो शील्डिंग है वो क्या है, पुअर है, और जो यहां पे किसी तरह की कोई शील्डिंग, कोई स्क्रीनिंग नहीं कर रहा, जिसके कारण क्या होगा, एस ऑर्बिटल और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन के कारण साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल। साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल। मींस पुअर शील्डिंग के कारण न्यूक्लियस और 6s ऑर्बिटल के बीच में अट्रैक्शन के कारण साइज क्या हो गया, स्मॉल हो गया। बट दूसरी तरफ 4D से जब 5D पे गए तो जो सेल थी वो क्या होगी, इंक्रीज, और सेल इंक्रीज हुई तो साइज क्या होगा, इंक्रीज। मींस सेल के कारण साइज इंक्रीज हो रहा है, बट पुअर शील्डिंग के कारण साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, एक केस में इंक्रीज, एक केस में डिक्रीज।
और दोनों इफेक्ट के कारण साइज क्या आ गया वापस सेम उसी पोजीशन पे जहां पे 4D था। मींस 4D और 5D दोनों का साइज क्या हो गया, सेम हो गया। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब साइज का स्मॉल होना, और जो साइज है वो क्या हो गया, स्मॉल ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मींस द साइज ऑफ 4D एंड 5D आर सिमिलर ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल। और यहां पे देखिएगा ये टीरबियम से जब हम लेंथेनॉइड पे गए, ये 4D से 5D पे गए, तो जो इसका लेंथेनॉइड का साइज है वो टीरबियम से काफी बड़ा है। और क्यों, क्योंकि इसमें 4f ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता। यहां पे अगर 4f ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है तो साइज क्या होगा, बड़ा। बट जैसे ही 4f ऑर्बिटल आया, उसकी पुअर शील्डिंग के कारण साइज क्या हो गया, स्मॉल। और सेल होने के कारण साइज क्या हो गया, बड़ा। दोनों इफेक्ट होने के कारण दोनों का जो साइज था वो क्या हो गया, सेम। मींस 4D और 5D का साइज क्या था, सेम था, जिसको हम क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो ये था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसके कारण साइज क्या होता है 4D और 5D का सेम। एक और क्वेश्चन, ये जो है इन तीनों एलिमेंट्स को हम कहते हैं कॉइनस एलिमेंट्स। मींस इसके कॉइन फॉर्म होते थे, पहले कॉइन बनते थे, कॉपर के कॉइन होते थे, सिल्वर के होते थे, या गोल्ड के कॉइन होते थे। और इसीलिए हम इसको कॉइनस मेटल या कॉइनस एलिमेंट्स भी कहते हैं। कौन कौन से, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। बट अगर हम बात करें इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो हमें पता है कि जब टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज। मींस कॉपर की आयनाइजेशन एंथैल्पी सिल्वर से क्या है, ज्यादा, क्योंकि कॉपर का साइज स्मॉल, सिल्वर का साइज बड़ा। इसका साइज स्मॉल तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, सिल्वर की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। बट जैसे ही हम सिल्वर से गोल्ड पे गए, 4D से 5D पे, दोनों का साइज क्या है, सेम है। और दोनों का साइज सेम है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होनी चाहिए, सेम। बट ऐसा नहीं होता, इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सेम नहीं होगी, क्योंकि ये जब 4D से 5D पे गए तो 5D का जो न्यूक्लियर चार्ज था जेड इफेक्टिव, वो क्या था, ज्यादा। क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे, मींस न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि यहां पे जो गोल्ड की आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सिल्वर से क्या होती है, ज्यादा। और सबसे ज्यादा किसकी होती है, गोल्ड की, फिर होता है कॉपर, और फिर क्या होता है, सिल्वर। ये मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, नोट कर लें। दूसरा सेम यही होता है यहां पे भी। मेंस सिल्वर की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, देन जिंक, देन कैडमियम। नोट कर लें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये खिचड़ी सी बन गई है, नोट कर लें। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या थे, जिसमें इनकम्प्लीटली फिल d ऑर्बिटल था इन दियर ग्राउंड स्टेट और इन दियर एक्साइटेशन स्टेट। और इसके अंदर 4 इसकी सीरीज थी, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। इनको हम ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। 3D is always on top position. 3D is always on top position, 21 to 30 इसका एटॉमिक नंबर। और इसके अंदर हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड के कारण कुछ एक्सेप्शनल केस हैं। इसका लर्निंग ट्रिक आपने कर लिया है। और इसका जो एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा था, फिर
इक्वल रहा, फिर इंक्रीज हो गया, और यहां पे मैग्नीज में भी एकदम से कुछ बढ़ेगा ड्यू टू हाफ फील्ड इन नेचर। यहां पे कुछ प्रॉपर्टी चेंज करेगा, ये एकदम से बढ़ेगा, बट इसका जेड इफेक्टिव या शील्डिंग इफेक्ट से कोई रोल नहीं है उनका, या फील्ड के कारण होगा। फिर साइज सेम एंड देन फिर क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसके बाद में जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे 3D से 4D, 4D का साइज बढ़ेगा, बट 4D और 5D का साइज सेम होता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल, द साइज ऑफ 4D एंड 5D आर सिमिलर। तो ये थी इसकी कुछ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इन नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर?